हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयरक केमिस्ट्री। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें हम लोग एंटी कैंसर एक्टिविटी पढ़ेंगे ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द प्लैटिनम, गोल्ड, वेनेडियम, कोबाल्ट एंड रुथेनियम कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो दोस्तों ये CSIR नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट एंटी कैंसर कंपाउंड सिस्प्लैटिन से। तो सबसे पहली बात है, जो एंटी कैंसर एक्टिविटी है, सबसे पहले जो मोस्ट एक्टिव एंटी कैंसर कंपाउंड है वो हमारा क्या है, सिस्प्लैटिन। वो क्या होता है, NH3 एंड Cl, इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्प्लैटिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक पोटेंट, दिस इज द पोटेंट एंटी कैंसर कंपाउंड ऑफ प्लैटिनम प्लस 2। प्लैटिनम प्लस 2 स्टेट में बहुत ही पोटेंट एंटी कैंसर कंपाउंड है। ओके, इसका जो ट्रांस आइसोमर होता है वो इनएक्टिव होता है एंटी कैंसर एक्टिविटी के लिए। तो सबसे पहली बात ये है कि अब हम लोग इसको देखेंगे कि मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरह से ये एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करता है। तो सबसे पहली बात, ये जो कंपाउंड है सिस्प्लैटिन है, ये जो होता है ये वाटर सॉल्युबल है, और इस ड्रग को इंजेक्ट करने के, जब वाटर में सॉल्युबलाइज करके इसको जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे जो 2 क्लोरीन एटम दिख रहे हैं सिस कन्फॉर्मेशन में, ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और इसकी जगह क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जब इसमें एंटी कैंसर ड्रग को जब इंट्रावेनस इंजेक्ट किया जाएगा, तो इंजेक्ट होने के बाद हमारी ब्लड स्ट्रीम में वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोलाइज होता है। कैसे हाइड्रोलाइज होगा, जो ये क्लोरीन एटम है दोनों ये लेबाइल होते हैं, दैट इज ये रिप्लेस हो जाएंगे और ये बना देंगे NH3 होल थ्राइस, NH3 दो अमोनिया, एंड यहाँ पे क्लोरीन रिप्लेस होकर के वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, ऐसे कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पे एक क्लोराइड आयन यहाँ से रिमूव हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में जो DNA होता है, DNA में जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, और उन DNA में नाइट्रोजनस बेस एक होता है ग्वानिन बेस। ग्वानिन बेस का एक नाइट्रोजन एटम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस करने के बाद ये इसके साथ फिर DNA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट इज NH3 PTNH3 एंड DNA। इसका क्या मतलब है, और यहाँ पे एक क्लोरीन एटम लगा हुआ है, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये जो DNA मॉलिक्यूल होगा जो इसकी प्लैटिनम के साथ बाउंड हुआ है, ये कैसा होगा, कैंसर सेल का DNA होता है। कैसा होता है, कैंसर सेल का। यहाँ पे जो N एटम लिखा गया है, ये DNA, कैंसर सेल के DNA के ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस का एक नाइट्रोजन एटम यहाँ पे दिखाया गया है। तो दैट इज यहाँ पे OH रिप्लेस होकर के वहां पे DNA का नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाता है। इसके बाद फर्दर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होती है। फर्दर जब हाइड्रोलिसिस होगी तो एक क्लोरीन ये वाला फिर रिप्लेस हो जाएगा, और रिप्लेस होने के बाद यहाँ पे ये कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाता है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन एटम ऑफ द DNA, और इसी DNA मॉलिक्यूल का, दैट इज इसी DNA मॉलिक्यूल का दूसरा जो ग्वानिन बेस है वो इसी प्लैटिनम के साथ लिंक हो जाता है। दैट इज यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 2 नाइट्रोजन एटम है एक ही DNA मॉलिक्यूल के, वो यहाँ पे बाउंड होते हैं। ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल होगा DNA का, DNA कुछ इस तरह से ये बाउंड होते हैं। तो एक ही मॉलिक्यूल जो है DNA का वो यहाँ पे बाउंड होगा। अगर इसको हम मोर एक्यूरेटली देखें तो ये कैसा कुछ दिखाई देता है, यहाँ पे एक मान लीजिए ये DNA मॉलिक्यूल है,
ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। अब इस डीएनए मॉलिक्यूल के दो एडजेसेंट यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस होंगे। ये डीएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दो एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं यहाँ पे, ये प्लेटिनम के साथ ऐसे बाउंड होते हैं और यहाँ पे अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े रहते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए किसका डीएनए है? ये जो आप डीएनए देख रहे हैं ये कैंसर सेल का डीएनए है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल, सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पे दो क्लोरीन एटम हाइड्रोलाइज हो गए, वहां पे एक पहले वाटर मॉलिक्यूल आ गया, डीएनए आया और इस वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया। अब जब डीएनए प्लेटिनम से बाइंड करता है तो वो अपने ग्वानिन बेस के नाइट्रोजन एटम से साथ बाइंड करता है, उसके बाद फिर हाइड्रोलाइसिस होती है, दूसरा क्लोरीन एटम रिप्लेस हो जाता है और एक ही डीएनए मॉलिक्यूल के दो एडजेसेंट ग्वानिन बेस प्लेटिनम के साथ बाइंड कर जाते हैं। इसको हम कैसे देख सकते हैं कि मान लीजिए ये कैंसरस डीएनए है, इसमें ग्वानिन बेसिस के नाइट्रोजन एटम यहाँ पे बाइंड करते हैं और लिंकिंग कैसी होती है आप देखिए, एक ही स्ट्रैंड से दोनों नाइट्रोजन एटम बाइंड है, दैट इज यहाँ पे लिंकिंग जो है वो इंट्रा स्ट्रैंड लिंकिंग है, इंट्रा स्ट्रैंड लिंकिंग है। ओके, अब ये क्या करता है? इंट्रा स्ट्रैंड लिंकिंग होती है तो ये डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है और कैंसर सेल की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, जब ये कैंसर के साथ बाइंड कर लेगा तो इसमें होगा इनहिबिशन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होगा? इनहिबिशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब कि कैंसर सेल का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होकर के अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, कैंसर सेल डेथ हो जाएगी, कैंसर सेल डेथ हो जाती है, मतलब कैंसर सेल जो होती है वो उसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसका पूरा मैकेनिज्म सीखा। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसमें जो प्लैटिनम और जो नाइट्रोजन के बीच का जो ये एंगल है, ये वाला जो एंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये एंगल कितना होता है? 34 डिग्री होता है। दैट इज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एंगल है वो 34 डिग्री होता है। यही वजह है कि जो सिस इसका कंफर्मेशन है ये एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करता है, लेकिन ट्रांस कंफर्मेशन एंटी कैंसर एक्टिविटी शो नहीं कर पाता। क्यों नहीं शो कर पाता? क्योंकि यहाँ पे जो नीडेड एंगल है वो कितना होना चाहिए था? 34 डिग्री होना चाहिए था, जो कि ट्रांस आइसोमर में पॉसिबल नहीं है और इंट्रास्ट्रैंड लिंकिंग वहां पे पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ट्रांस आइसोमर जो होता है एंटी कैंसर एक्टिविटी को शो नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो एंगल है वो कितना होता है? 34 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया? दो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल के, वो कौन से बेसिस होते हैं? वो होते हैं ग्वानिन बेस। कौन से होते हैं? ग्वानिन बेस होते हैं। ओके, तो अब एक बार नेट में ये भी क्वेश्चन आया था कि जो प्लैटिनम होता है वो किस बेस के साथ किस पोजीशन पे जुड़ता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है वो कौन सा है? ये ग्वानिन के दो नाइट्रोजन एटम है। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो प्लैटिनम की कैंसरस सेल डीएनए के साथ जो बाइंडिंग है वो कैसी है? इंट्रा स्ट्रैंड लिंकिंग है। दैट इज एक ही स्ट्रैंड के साथ प्लैटिनम बाइंड करता है और यहाँ पे जो एंगल होता है वो 34 डिग्री होता है। यही एंगल नीडेड होता है एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करने के लिए। सिस प्लैटिनम के केस में ये 34 डिग्री जो एंगल है वो पॉसिबल है, बट ट्रांस के लिए, ट्रांस कन्फर्मेशन के लिए जो ये 34 डिग्री एंगल है वो पॉसिबल नहीं है। और जो इसका ट्रांस आइसोमर होगा उसकी में जो एंगल है वो 34 डिग्री पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये ट्रांस कन्फर्मेशन एंटी कैंसर एक्टिविटी शो नहीं करता। और दूसरी बात कि ट्रांस कन्फर्मेशन इंट्रा स्ट्रैंड लिंकिंग नहीं कर सकता, इसीलिए
वो एंटी कैंसर एक्टिविटी शो नहीं करता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि जो दो नाइट्रोजन बेस हैं कैंसरस डीएनए के, वो कौन से बेस के होते हैं। तो ये वाला जो बेस होता है ये कौन सा बेस होता है, ये बेस होते हैं ग्वानिन। जो ग्वानिन बेस होता है उसके नाइट्रोजन एटम यहाँ से बाइंड किए होते हैं। तो अब दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे जो ग्वानिन बेस होता है उसकी किस पोजीशन से प्लैटिनम जो है वो बाइंड करता है। तो ये ग्वानिन बेस जो है उसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं कि ग्वानिन बेस कैसा दिखता है। तो यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ऐसे इसमें 6 मेंबर्ड रिंग होती है और उस रिंग में एक स्क्विडोनी ग्रुप होता है और यहाँ पे एक एमीन ग्रुप होता है NH ग्रुप। यहाँ पे एक एमीन ग्रुप होगा, नाइट्रोजन होगा और यहाँ पे एक NH2 ग्रुप होता है। ये डबल बॉन्डेड ऐसे होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा। ओके, और इसके साथ एक इमिडाजोल रिंग जुड़ी हुई होती है कुछ इस तरह से। ये इमिडाजोल रिंग होती है, दैट इज यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम होगा और ये डबल बॉन्डेड होगा। तो ये जो बेस है ये कौन सा है, ग्वानिन बेस है। अब ग्वानिन बेस की किस पोजीशन से प्लैटिनम जुड़ता है, N7 पोजीशन से। दैट इज यहाँ पे अगर नंबरिंग करेंगे ग्वानिन में तो नंबरिंग कैसे होगी, नंबरिंग यहाँ पे कैसे करेंगे, ये नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 हो गया। और 7 पोजीशन कौन सी आती है, ये होती है 7 8 एंड 9। दैट इज यहाँ पे जो ग्वानिन है, ग्वानिन की N7 पोजीशन से प्लैटिनम बाइंड करता है, प्लैटिनम बाइंडिंग होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि जो सिस्प्लैटिन होता है, तो सिस्प्लैटिन क्या करते हैं, उसको इंट्रावेनस हम इंजेक्ट करते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्ट होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाती है। ब्लड स्ट्रीम में जो 2 लेबाइल क्लोराइड आयंस होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। उन वाटर मॉलिक्यूल को कैंसरस सेल के डीएनए मॉलिक्यूल, कैंसर सेल के डीएनए मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन एटम ग्वानिन के नाइट्रोजन एटम रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे इंट्रास्टैंड लिंकिंग हो जाती है। अब ये जो ग्वानिन बेस है इसकी N7 पोजीशन से प्लैटिनम बाइंड करता है। तो एक चीज जो एक एंटी कैंसर एक्टिविटी सिस्प्लैटिन शो करता है बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है। नेफ्रोटॉक्सिक होने की वजह से किडनी डैमेज कर देता है। तो इसकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इसमें ये जो क्लोराइड आयन है, लेबाइल हैं, इसको रिप्लेस करके कुछ और लिगेंड्स यहाँ पे जुड़ जाते हैं। एक इसका जो सब्स्टिट्यूट है सिस्प्लैटिन के कंपैरिजन में कार्बोप्लैटिन ज़्यादा अच्छी एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करती है, क्योंकि वहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिसिटी उसकी कुछ कम हो जाती है। दैट इज अगर हम कार्बोप्लैटिन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो कार्बोप्लैटिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, PT NH3 और यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो है वो कार्बोप्लैटिन है। कार्बोप्लैटिन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इम्प्रूव्ड एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है, एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है और ये नेफ्रोटॉक्सिक नहीं होता है। तो सिस्प्लैटिन के कंपैरिजन में यहाँ पे कार्बोप्लैटिन भी यूज किया जाता है। सिस्प्लैटिन में क्या खास बात होती है कि सिस्प्लैटिन के लिए अगर हम देखें तो ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है। क्या होता है, सिस्प्लैटिन जो है वो हमारा नेफ्रोटॉक्सिक है। सिस्प्लैटिन जो है नेफ्रोटॉक्सिक होता है। नेफ्रोटॉक्सिक दैट इज ये किडनी डैमेज कर देता है, किडनी डैमेजिंग। ओके, तो इसके बाद सिस्प्लैटिन के बाद कार्बोप्लैटिन आएगा। कार्बोप्लैटिन काफी अच्छा एंटी कैंसर कंपाउंड है, लेकिन इस सिस्प्लैटिन कार्बोप्लैटिन के अलावा भी प्लैटिनम के बहुत सारे कंपाउंड नोन हैं जो कि एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करते हैं। तो दोस्तों सिस्प्लैटिन कार्बोप्लैटिन के कंपैरिजन में और बहुत सारे जो प्लैटिनम +2 स्टेट्स में एंटी कैंसर कंपाउंड हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं प्लैटिनम के कुछ और ड्रग्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करते हैं।
तो सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन के कंपैरिजन में बहुत सारे और भी प्लेटिनम के 2+ कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये जो है सबसे पहले देखेंगे कार्बोप्लेटिन जो है वो सिस्प्लेटिन का एक अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी इसकी कम होती है। उसके बाद जो रिसेंटली डेवलप्ड जो कुछ कंपाउंड्स हैं प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो कौन सा है, ऑक्सैलिप्लेटिन है। नेक्स्ट कौन सा है, नीडाप्लेटिन के बाद कौन सा है, लोवाप्लेटिन, एंड नेक्स्ट वन इज द हेप्टाप्लेटिन कंपाउंड है। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ये एग्जाम में आ भी सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों बढ़ते हैं कुछ और प्लेटिनम के एंटी कैंसर कंपाउंड की तरफ जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करते हैं। प्लेटिनम 2 के एंटी कैंसर कंपाउंड पढ़े, अब प्लेटिनम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ एंटी कैंसर कंपाउंड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक जो प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक कंपाउंड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट्राप्लेटिन कहते हैं। तो सेट्राप्लेटिन जो है वो इस बार CSIR नेट एग्जाम में आया था, नेट 2020 में ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेट्राप्लेटिन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी प्लेटिनम की कितनी है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसका जो IPSC जो नेम है, इसका IPSC नेम क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पे 2 एसिटेट ग्रुप लगे हुए हैं और 2 क्लोराइड आयन है और साइक्लोहेक्सल एमीन और एक एमीन ग्रुप लगा, तो इसका नेम होता है बिस, इसका नेम क्या होता है, बिस साइक्लो बिस एसीटेटो ओ, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं बिस एसीटेटो ओ, और फिर लिखेंगे एमीन, बिस एसीटेटो ओ एमीन, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्सामीन, तो ये लिखेंगे बिस एसीटेटो एमीन, साइक्लोहेक्सामीन डाई क्लोराइड प्लैटिनम 6 कॉम्प्लेक्स, प्लैटिनम 4 कॉम्प्लेक्स है। तो इसका नेम जो है वो हम लोग देख सकते हैं, क्या नेम है IPSC ने, बिस एसीटेटो ओ एमीन साइक्लोहेक्सामीन डाइक्लोरो प्लैटिनम 4 कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसको हम सेट्राप्लेटिन कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स की क्या खास बात है, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये ओरली एक्टिव होता है, ओरली एक्टिव होता है, दैट इज इसको हम लोग दिस कंपाउंड कैन बी एडमिनिस्टर्ड विद द माउथ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सामीन लिगैंड लगा हुआ है ये क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये रिएक्ट करने से इसको रोकता है। मतलब कि ये जो साइक्लोहेक्सामीन जो मोइटी लगी हुई है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में रिएक्शन से इस कॉम्प्लेक्स को रोकता है और ब्लड स्ट्रीम में ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है और काफ़ी अच्छी इसकी एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है। तो दोस्तों कुछ और कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि प्लेटिनम के अलावा भी बनाए गए हैं, वो कौन से हैं, रुदेनियम के कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो रुदेनियम का जो कॉम्प्लेक्सेस है ये जैसे कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं, एरीन कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, रुदेनियम एरीन कॉम्प्लेक्स है, रुदेनियम एरीन कॉम्प्लेक्स है, ये भी अच्छी एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करता है। और ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो नेट 2020 में पूछा जा चुका है आपसे, वहाँ पे कंपाउंड दिए थे, उसे पूछा था एंटी कैंसर कंपाउंड कौन से। तो ये एक रुदेनियम कॉम्प्लेक्स है, एरीन कॉम्प्लेक्स, जो कि एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करता है। इसके कंपैरिजन में एक और रुदेनियम का कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी, सॉरी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे रुदेनियम की। और इसका जो नेम है वो क्या है, नेमी ए, ये भी एक पोटेंट एंटी कैंसर कंपाउंड है, आप इसको नेमी ए के नाम से सर्च कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो रुदेनियम का कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या है, एक है रैप्टा सी, यहाँ पे क्या होता है, एरीन कॉम्प्लेक्स होता है, ये 2 लेबाइल क्लोरीन लिगैंड लगे होते हैं और एक जो ऑर्गेनिक मॉइटी लगी होती है, इसका स्ट्रक्चर एडामेंटेन टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये रैप्टा सी के नाम से ये इसको आप सर्च कर सकते हैं। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर कंपाउंड है वो कौन सा है आपका, KP1019, ये भी काफ़ी अच्छी एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करता है। तो आपको एग्जाम में 2 रुदेनियम के कॉम्प्लेक्स मिले थे, ये भी नेट में पूछा जा चुका है, और ये वाला नेट में आया था
एंटी कैंसर एक्टिविटी, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है एरिन कॉम्प्लेक्स, ये भी नेट में आ चुका है। तो ये 2 कॉम्प्लेक्सेस एग्जाम में नहीं आए हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।